एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की आत्मकथा। अक्सर इस पर यह प्रश्न उठता है कि यह कृति जो है आत्मकथा है या उपन्यास। तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं पूरे तर्कों के साथ, प्रमाण के साथ, कि यह बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा कहना उचित है या इसे उपन्यास। बच्चों, बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी कथा साहित्य की एक अभिनय कृति है। रसवादी लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति के माध्यम से उन्मेष, मालिनी प्रतिभा एवं अद्भुत शिल्प कौशल का परिचय दिया है। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रस्तुत रचना हिंदी कथा साहित्य में एक अभिनव प्रयोग है। द्विवेदी जी की रसात्मक दृष्टि, कल्पनात्मक भाषा और सशक्त अभिव्यंजना का संस्पर्श प्राप्त करके यह कृति एक कलात्मक मिरेकल बन गई है। इस कृति में जहाँ एक और द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बोलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचना कौशल की मौलिकता का लोहा मानना पड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा संस्कृत कवि बाणभट्ट की आत्मकथा का अनुवाद न होकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मौलिक कल्पना शक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। यह न बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और न ही द्विवेदी जी की ऑस्ट्रियन दीदी मिस कैथराइन के द्वारा ही। कथा मुख में कहा गया है कि यह मिस कैथराइन की स्वर्ण नदी के तट पर प्राप्त हुई और उसे उसका अनुवाद संस्कृत में किया गया था। निसंदेह कृति की उपयुक्त रहस्यमयी व्याख्या ने द्विवेदी जी के इस अभिनय प्रयोग को सार्थक बना दिया है। लेखक ने अपनी शैली की विशिष्टता प्रदान करने के लिए उक्त आत्मकथा से अपना स्पष्ट संबंध व्यक्त नहीं किया है, किंतु इस संबंध को समझने के लिए कथामुख और उपसंहार में अनेक संकेत मिल जाते हैं। उनमें एक यह है कि मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का यह परिणाम है। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, किंतु आत्मकथा के संबंध में अनेक प्रकार की घोषणाएं करके ही कवि संपादक ने उसे अपना संबंध अव्यक्त नहीं रहने दिया और घोषणा इन शब्दों में की कि बाणभट्ट और हर्षवेद के ग्रंथ उपन्यास की कथा के प्रधान उपनिश्चय रहे हैं। मतभेद बना हुआ है। बाणभट्ट के स्वरूप के संबंध में अब तक विद्वानों में भी मतभेद है। किसी ने इसे आत्मकथा स्वीकार किया है और किसी ने इसे उपन्यास। इस कृति में उपलब्ध कुछ ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं के आधार पर कुछ आलोचक इसे इतिहास समझने की भूल कर बैठते हैं, तो अन्य इसे आत्मकथा, अर्धकथा, जीवनी, उपन्यास आदि विधाओं का रूप प्रदान करते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या यह इतिहास है? इस कृति को जहाँ तक इतिहास समझने का प्रश्न है, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह कृति इतिहास नहीं है। इतिहास में घटनाओं और तथ्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें तथ्यात्मक विश्लेषण की प्रधानता रहती है और भाव सत्य की अभिव्यक्ति गौण रहती है। साथ ही इतिहास का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न रहकर युग विशेष में रहता है। युग के परिवेश में ही व्यक्ति के क्रियाकलापों का चित्रण होता है।
बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रमुख पात्र बाणभट्ट की केंद्रीय पात्र मानकर घटना चक्र घूमता है। इसके अतिरिक्त भी इतिहास में जिन परिस्थितियों का चित्रण वे प्रामाणिक होती हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा का परिवेश इतिहास सम्मत नहीं है। इसमें भट्टनी, सुचरिता आदि पात्र इतिहास सम्मत नहीं है। साथ ही जिस सामाजिक और राजनीतिक चेतना का उल्लेख है वह भी इतिहास सम्मत नहीं है। यदि इन्हें प्रमाणित मान भी लें तो भावना और संवादों का रूप इसे इतिहास कहलाने के लिए वंचित रहता है। वस्तुतः आत्मकथा भाव पीठिका पर प्रतिष्ठित होकर रस निष्पत्ति करती है, जबकि इतिहास केवल वस्तु संकलन और विश्लेषण करके तथा तथ्य को ही प्रोत्साहन देती है। परिणामतः भाव व्यंजना में यह अक्षम सिद्ध होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा की शैली भी इतिहास के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें द्विवेदी जी की अभिव्यक्ति पद्धति भावोच्छ्वासमयी हो गई है। अतः इस कृति में है द्विवेदी जी की भाव प्रवणता झलक पड़ती है, जबकि इतिहास में भावपरक दृष्टि की अपेक्षा वस्तुपरक दृष्टि की ही प्रधानता होती है। अतः इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा इतिहास सम्मत नहीं है। तो क्या यह जीवनी है? अब प्रश्न उठता है कि क्या बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी कही जा सकती है? इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा यही उत्तर है कि यह कृति जीवनी भी नहीं है, क्योंकि जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन विवरण पर आधारित होती है तथा जीवनी का लेखक चरित्र नायक से भिन्न अन्य व्यक्ति होता है। जीवनी में सत्य अपनी वस्तु स्थिति में रहता है। वह रिक्त जीवनी में नायक का जीवन चरित्र अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक विस्तार में और स्पष्ट होता है। अनेक साधनों के द्वारा यह घटनाओं का संयोजन करता है। जीवन में वस्तुपरकता और लेखक की निर्व्यक्तिकता वृत्ति ही प्रमुख होती है। साथ ही जीवनी में चरित्र नायक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समग्र जीवन का वर्णन होता है, किंतु बाणभट्ट की आत्मकथा इस दृष्टि से भी अपूर्ण है। इनमें निपुणिका के श्रद्धोपरांत बाणभट्ट भरूपाद के आदेशानुसार भट्टनी के वियोग जनित मर्मांतक पीड़ा को झेलता हुआ पुरुषपुर चला जाता है और उसकी अंतरात्मा के अंतर्गह्वर में करुण स्वर्ण जो है वो निकलता है। फिर क्या मिलना होगा? अतः इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी भी नहीं है। तो क्या यह आत्मकथा है? बाणभट्ट की आत्मकथा शीर्षक और शैली से आत्मकथा लगती है, क्योंकि आत्मकथा प्रथम पुरुष से लिखी जाती है तथा उसका लक्ष्य व्यक्तिगत चरित्र की सृष्टि करना होता है। स्वयं लेखक ने भी इसे आत्मकथा कहा, जो अपूर्ण है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कवि बाह्य दृष्टि से आत्मकथा प्रतीत होती हुई भी आत्मकथा नहीं है। इस निष्कर्ष का प्रथम कारण तो यही है कि वह स्वयं बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है। आत्मकथा में एक वस्तुपरक दृष्टि की प्रमुखता होती है, वह भी उसमें नहीं मिलती, बल्कि इसके विपरीत इसमें भावनाओं का उद्वेग, कल्पना का सतरंगी मायालोक अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ उजागर हुआ है। आत्मकथा में इसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसमें रस योजना की भी सम्यक दृष्टि मिलती है। साथ ही विविध जीवन व्यापारों यथा धार्मिक आचार व्यवहार, नारी महिमा की गरिमा में गाथा, सामाजिक स्तर भेद, धार्मिक मतभेद, आत्मिक प्रेम आदि बातों का सविस्तार वर्णन हुआ है, जो एक उपन्यास की परिधि में कठिनाई से समाविष्ट किया जा सकता है।
कृति के प्रारंभ में लिखा गया वाक्य अब बाण की आत्मकथा लिख्यते भी इसे आत्मकथा नहीं मानने देता है। अतः इस विवेचन से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि प्रस्तुत कृति आत्मकथा नहीं कही। माना है। यथा श्री नारायण अग्निहोत्री का मत है कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। इस भांति इसे शुद्ध साहित्यिक उपन्यास मानना चाहिए। द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथों में उनके अपार पांडित्य को जो परिचय मिलता है वही इसमें भी मिलता है। बाणभट्ट के काल की सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण और कलात्मक अभिव्यंजना के लिए लेखक ने कादम्बरी हर्षचरित आदि का आलंबन किया है। यह हिंदी उपन्यास साहित्य की एक उत्कृष्ट देन है, पर इसके पथ पर चलने वाले आगे भी होंगे, यह बात संदिग्ध है। यद्यपि विद्वानों ने इसे उपन्यास माना है, किंतु इसे एक सामान्य शैली में लिखा गया एक सामान्य उपन्यास नहीं कहा जा सकता। हाँ, रमेश कुंतल मेघ ने इस कृति को आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कलात्मक जीवनी माना है। यद्यपि लेखक ने इसमें उपन्यास गठन का आभास अवश्य किया है, किंतु स्वयं ही उपसंहार में स्वीकार किया है कि यह डायरी शैली में लिखी गई है। घटनाएं जैसे अग्रसर होती जाती हैं, पात्र उन्हें लिपिबद्ध करता जाता है। तो वस्तुतः देखा जाए तो इस दृष्टि से यह कृति ऐतिहासिक बाण के व्यक्तित्व को, कुछ चारित्र्य सूत्रों को, उसके साथ महाराजा धीराज हर्षवर्धन की सभा में गठित सम्मान करने वाली घटना और उसके द्वारा रची हुई हर्षचरित तथा कादम्बरी जैसे कृतियों के आधार पर एक पूरी की पूरी अंतर्मुखी जीवनी रची गई है, जिसमें काल, इतिहास, संस्कृति सभी व्यतिप्यमान हो गए उठे हैं। अपनी अभिनव शैली के कारण उपन्यास की परंपरागत शैली से बहुत दूर हिंदी गद्य साहित्य की एक सर्वथा अभिनय कृति है, जो अपनी कथात्मक विधा में चारुलेख विधा, पत्र विधा, भाषण विधा, ऐतिहासिक खोज, कलात्मक व्याख्या आदि के स्वतंत्र अंशों का समावेश किए हुए है। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह कृति कथा तंत्र की दृष्टि से बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। वस्तुतः यह कृति आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई एक व्याख्यात्मक गद्य कथा है, जो डायरी शैली से भी युक्त है। तो बच्चों, ये थी बाणभट्टा आत्मकथा के संदर्भ में कृति पर निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह एक गद्य शैली में आत्मकथात्मक रूप में लिखी गई डायरी शैली से युक्त